हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश फिज़िकल रीजन्स को जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि भारत बहुत करोड़ों वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। इसके अंदर बहुत सारे इंडोजेनेटिक, अंतर्जात और बहिर्जात यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस काम किए हैं। साथ ही प्लेट मूवमेंट हुए हैं, जिसके कारण बहुत सारी भौतिक विभाजन भी हमारे भारत का हो गया है। अब किसी भी एरिया का अगर हम लोग भौतिक विभाजन करते हैं तो उसके लिए हम लोग को उस एरिया का संरचना, कौन से चीज़ से बना है, कंपोजिशन, क्या प्रोसेस काम किया और कितने चरणों में बना है, ये सब को जानेंगे तभी भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरी गहरी खाई तक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत में बहुत सारे भौतिक प्रदेश हैं, परंतु यदि उसको वृहद विविधता के अनुसार बांटा जाए, मतलब मैक्रो वेरिएशन के हिसाब से मोटा मोटा बांटा जाए, तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। ठीक है, और ये सारे डाटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। पहला हो जाएगा हमारा उत्तर और उत्तरी पूर्व पर्वतीय प्रदेश यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेनियस रीजन। दूसरा हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, प्लेट्यू। चौथा हो जाएगा भारतीय रेगिस्तान, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। फिर पांचवा हो जाएगा तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। और छठा हो जाएगा द्वीप समूह यानी द आइसलैंड ग्रुप्स। ठीक है, तो ये है कुछ इंडिया का डिवीज़न, जिसमें ये वाला जो पार्ट है वन, जहाँ पे वन लिखा हुआ है, ये हमारा माउंटेन वाला रीजन दिखा रहा है जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का है। ये सेकंड वाला पार्ट हमारा दिखा रहा है भारत का विशाल मैदान। थर्ड पार्ट हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू दिखा रहा है। फोर हमारा भारत का मरुस्थल दिखा रहा है। पांचवा ये दोनों मिलके हम लोग का दिखा रहा है कोस्टल प्लेन। और छठा जो है वो हमारा द्वीप समूह। तो इस तरह से भारत को 6 भौतिक विभाजनों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, ये फिगर में भी दिया हुआ है, जैसे इसमें कलर यूज़ किया हुआ है इसलिए इस फिगर को लिए हैं। तो ब्राउन कलर जो है वो हमारा द नॉर्दर्न माउंटेन को दिखा रहा है। ग्रीन कलर हमारा दिखा रहा है द नॉर्दर्न प्लेन्स को। फिर ये येलो कलर दिखा रहा है हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये पूरा रीजन है डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू। फिर ये डार्क ग्रीन वाला रीजन हमारा दिखा रहा है कोस्टल प्लेन। और ये इधर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है वो दोनों आइसलैंड ग्रुप है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इस डिवीज़न को समझते हैं। सबसे पहला आता है उत्तर एवं उत्तरी पूर्व पर्वतीय मैदान यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन। इसके अंदर हमारा हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ आती हैं। मतलब हिमालय के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट वाले हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंती, ये सब जो आता है वो सब इसी के अंदर आता है। ठीक है, हिमालय के समानांतर बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, जैसे महान हिमालय, लघु हिमालय, बाहरी हिमालय जिसको शिवालिक कहते हैं। ठीक है, ये सब इसके पैरेलल में रन करता है, मतलब ये माउंटेन रेंज के पैरेलल। और इसका जो झुकाव है वो उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व यानी नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट के तरफ इसका झुकाव है। आप लोग इसको देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, तो यानी नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट के तरफ इसका इंक्लाइनेशन है हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन का। उत्तर में स्थित होने के कारण यहाँ पे प्राकृतिक अवरोध का काम करता है हमारा हिमालय। और हिमालय जो है वो हमारे जलवायु को भी प्रभावित करता है। अगर इसके एवरेज लेंथ की बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट तक इसकी लंबाई है। और लगभग 160 से 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है नॉर्थ से साउथ के तरफ। ये हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज का लंबाई और चौड़ाई हो गया। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लेंथ और विड्थ हो गया। ठीक है, सेकंड आता है हमारा उत्तर का विशाल मैदान यानी द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है
विशाल मैदान, इसका निर्माण हुआ है जलोढ़ के निक्षेप से, एलुवियल डिपॉजिट से, जो कि मुख्यतः सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से बहकर आई है। ये मुख्य नदी है। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियों ने अपने निक्षेप इस मैदानी क्षेत्र में रखे हैं। इसका जो विस्तार है हमारा नॉर्दर्न प्लेन का, इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर पूरब से पश्चिम और 150 से 300 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विस्तार है। और साथ ही जो डेप्थ है यानी गहराई है जलोढ़ निक्षेप का, वो अधिकतम देखा गया है 1 से 2 किलोमीटर तक गहराई है। तो ये हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन है, यहाँ भी ये पूरा हमारा 2600 किलोमीटर 3200 किलोमीटर लंबा है और साथ ही 150 से 300 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ इसका विड्थ है, यानी ये 150 से 300 किलोमीटर। और इसका जो गहराई देखा गया है वो अधिकतम देखा गया है 1 से 2 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम लोग बढ़ें इसी मैदानी क्षेत्र में, तो इसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है भाबर, एक तराई और एक जलोढ़ पंख वाला क्षेत्र यानी एलुवियल प्लेन वाला ये रीजन। तो जैसे ये हमारा शिवालिक है, शिवालिक के फुटहिल्स से अगर हम लोग देखें तो जो नदियाँ बह के आती हैं, चाहे वो गंगा हो, तो वो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े लाती हैं और उसको अपने फुटहिल्स के पास, मतलब पहाड़ के ठीक नीचे लाके जमा कर देती है, जिसको हम लोग भाबर कहते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद एक समतल क्षेत्र आता है, उपजाऊ क्षेत्र आता है, जिसको हम लोग कहते हैं तराई का क्षेत्र, जो काफ़ी उपजाऊ और समृद्ध होता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा कृषि, बहुत सारे वनस्पति और जीव जंतु हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इसके बाद आता है नदी। यहाँ से नदी निकली, यहाँ पे नदी छुप गई, फिर यहाँ पे नदी निकली और यहाँ पे लाके जो अपने निक्षेप जमा करेगी, तो जो पुराना निक्षेप रहेगा, जो पहले से निक्षेप बना हुआ रहेगा, जो नदी पहले लाई थी, उसको कहेंगे हम लोग बांगर। और जो नया नया निक्षेप बाढ़ के कारण आते रहेगा, उसको कहेंगे हम लोग खादर। ठीक है। तो भाबर जो है हमारा ये वाला रीजन, ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक फैला है हमारे शिवालिक के फुटहिल्स के पास। तराई वाला क्षेत्र लगभग 10 से 20 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। और बाकी जलोढ़ निक्षेप वाला बादर और खादर और बांगर है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी कृषि भी होती है और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे बहुत अधिक मतलब बहुत ज़्यादा मानव जनसंख्या भी निवास करती है। इसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू आप लोग देखे हैं, ये पूरा इंडिया का सबसे बड़ा फिज़िकल डिवीज़न यही है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये पूरा रीजन हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है। ठीक है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम लोग समझते हैं। तो नदी का जो मैदान था, इसके नॉर्थ में हमारा ग्रेट प्लेन्स था। तो नदी के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से लेके, मतलब 150 मीटर से लेके 900 मीटर तक, 600 से 900 मीटर तक एक लगभग त्रिभुजाकार आकृति में जो हमें पठार दिखता है, उसी को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। जैसे ये भारत का नक्शा है और इसमें हम लोग को लगभग ये ट्रायंगुलर शेप के जैसा हम लोग को ये पठार दिखता है, इसी को पेनिनसुलर प्लेट्यू या प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और ये पठार केवल मतलब ये पूरा ट्रायंगुलर नहीं है, इसके अंदर हम लोग को पठार दिखेगा, पहाड़ियाँ दिखेंगी, घाटियाँ दिखेंगी। ठीक है। अब इस पठार के अंदर बहुत सारे पठार और भी आते हैं, जैसे कि हज़ारीबाग का पठार, पलामू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कर्नाटक का पठार, बहुत सारे पठार इसमें आते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, ये भारत का सबसे पुराना और सबसे स्टेबल यानी स्थिर भूखंड है, जिसका झुकाव वेस्ट से ईस्ट के तरफ है। ठीक है। वेस्ट से ईस्ट के तरफ इसलिए है क्योंकि नदियाँ बहती हैं और वो ईस्टर्न घाट के तरफ ज़्यादा अपना मुहाना बनाती है। ठीक है।
और अगर हम लोग ये इतने बड़े से रीजन को, इतना बड़ा सा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन को और छोटे छोटे भाग में करके समझें तो इसको 3 भाग में ऊंचाई के हिसाब से बांटा जा सकता है, रिलीफ के हिसाब से। पहला हो जाएगा द डेक्कन प्लेट्यू, दूसरा हो जाएगा द सेंट्रल हाईलैंड और तीसरा हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो यानी दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि और उत्तर पूर्वी पठार, इन 3 भागों में इसको हम लोग बांट सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार को। तो पहला हो जाएगा दक्कन का पठार। ठीक है, ये सबसे बड़ा विभाजन है दक्कन का पठार। इसका जो औसत बोल सकते हैं हम लोग, ये इसका जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर तक औसत ऊंचाई है इसका, और 1500 मीटर नॉर्थ से साउथ तक इसका विस्तार है, मतलब 1500 मीटर इसका लेंथ है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। और इसका जो ऊंचाई है वो नॉर्थ से साउथ के तरफ जाते हुए, नॉर्थ से साउथ के तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये बढ़ते जाता है, मतलब जो पहाड़ियाँ दिखेंगी वो साउथ के तरफ ज़्यादा ऊंची ऊंची होंगी, चाहे वो डोडा बेटा हो, अनाई मिलई हो, कुछ भी हो। ठीक है, नर्मदा नदी के दक्षिण में ये स्थित है और नर्मदा नदी के दक्षिण में ये एक ट्रायंगुलर शेप में भूभाग है। ठीक है, इसके उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, और इसके साइड साइड में हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। इसका डायग्राम दिखाते हैं। जैसे ये देखिए आप लोग, डेक्कन प्लेट्यू, ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। तो इसके यहाँ पे नर्मदा नदी है जो नॉर्थ में है, और ये ईस्ट में और वेस्ट में हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। बहुत सारी यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, महादेव हिल, मैकाल रेंज, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है मध्य उच्च भूमि, जिसको कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स। तो मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आता है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स वाले रीजन में, ये वाले क्षेत्र में हमारा मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार इसी में आता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग उत्तर पूर्वी पठार यानी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में। तो इसका विस्तार जो है वो मेघालय के पठार, कार्बी आंगलोंग पठार और कच्छार पहाड़ियाँ, जिसका नाम बदल के अभी दीमा हासो डिस्ट्रिक्ट हो गया है, वहाँ तक इसका विस्तार है। तो आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, और इसी में हम लोग अलग अलग डिवीज़न कर दिए थे। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, इसी में हम लोग का मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग का पठार और कच्छार की पहाड़ियाँ, जिसका नाम दीमा हासो हो गया है, वो सब के पठार इसी में शामिल हैं। तो ये तो हो गया भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद चौथा डिवीज़न आता है हम लोग का भारतीय रेगिस्तान, या जिसको कहते हैं हम लोग द इंडियन डेजर्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लाई करने वाला ये एक शुष्क क्षेत्र है, ड्राई रीजन है, जहाँ पे रेत के टीले और विरल वनस्पतियाँ, मतलब बहुत सूखे सूखे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और ये अपने डेजर्ट इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। इसका जो झुकाव है, इंक्लाइनेशन है, उसके आधार पे इसको 2 भाग में बांट सकते हैं हम लोग। उत्तरी भाग जिसका झुकाव सिंध के तरफ है, और दक्षिणी भाग जिसका झुकाव कच्छ के रन की तरफ है। तो हम लोग इसको मैप में देखते हैं कहाँ है। तो जैसे ये हमारा डेजर्ट वाला रीजन है, तो इसका उत्तरी भाग जो सिंध के तरफ झुकाव है इसका, और एक कच्छ के रण के तरफ इसका झुकाव है। तो ये हमारा थार का डेजर्ट है, यानी भारतीय रेगिस्तान। ठीक है, इसके बाद 5वां डिवीज़न आता है हम लोग का, जिसको कहते हैं हम लोग द कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान। तो तटीय मैदान 2 तरह के पाए जाते हैं, एक हमारा ईस्ट में है और एक हमारा वेस्ट में है। तो भारत के पूर्व में और पश्चिम के तटों में ये फैला हुआ है। अगर पश्चिम तट की बात करें, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, तो ये गुजरात से केरल तक फैले हुए हैं। साथ ही हमारा जो वेस्टर्न प्लेन है, पश्चिम के जो मैदान है, वो एक सबमर्जेंस कोस्ट है, यानी कि जलमग्न तटीय भाग है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका नगरी जो है श्री कृष्ण के समय की, वो यहीं पे बसी हुई थी और फिर वो जलमग्न हो गई।
ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक बंदरगाह भी मौजूद हैं, जैसे कि कांडला, मज़ागांव, मैंगलोर, कोचीन पोर्ट और बहुत सारे प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो एक सबमर्जेंस वाला हमारा तटीय मैदान है। इसको भी हम लोग अलग अलग विभाजन कर सकते हैं राज्यों के हिसाब से। जैसे गुजरात में हमारा कच्छ और काठियावाड़ तट है, कोस्टल प्लेन है। महाराष्ट्र का कोंकण तट है, गोवा तट है। कर्नाटक और केरल का मालाबार तट है। ठीक है। कर्नाटक और केरल में मालाबार तट है। इसी मालाबार तट में एक हमारा कयाल नाम का जोग्राफिकल लैंडफॉर्म बनता है। ये लैंडफॉर्म नहीं, एक्चुअली में ये बैक वाटर होता है। मतलब जैसे हमारा यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे थोड़ी सी भूमि है और यहाँ पे वापस से कुछ पानी जमा हुआ है, तो इसी को हम लोग बैक वाटर कहते हैं, जो एक भूमि से समुद्र को अलग करती है। ठीक है। यही कयाल है। कयाल केरल में एक बोट रेस होता है जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी वलाम काली। वो एक बोट रेस है जो कि पूर्णावाड़ा कयाल में की जाती है, केरल में है ये। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, हो गया। अब आता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो वेस्ट की तुलना में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है। यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है और इसका जो प्रकृति है वो उद्भव जैसा है। जैसे पश्चिम में हम लोग पढ़े थे सबमर्ज हो गया था, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन उभर गया, मतलब उभर के ऊपर आया, जिसके कारण यहाँ पे बहुत कम बंदरगाह हैं। 500 किलोमीटर तक तो यहाँ का कॉन्टिनेंटल शेल्फ फैला हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे बंदरगाह बहुत कम है। ठीक है, ना के बराबर है। इसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का भी विभाजन है। जैसे उड़ीसा में उत्कल मैदान है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भाग में उत्तरी सरकार नॉर्दर्न सरकार है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हमारा कोरोमंडल तट आता है। तो इस तरह से हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैप भी दिया गया है। जैसे ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, आप लोग देख सकते हैं, ये कच्छ काठियावाड़ से लेके महाराष्ट्र का कोंकण तट, फिर कर्नाटक का कन्नड़ तट, फिर मालाबार तट, फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आ जाएगा उत्कल, नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट। तो इस तरह से हमारा तटीय मैदान भारत में इधर इधर मौजूद है। और लास्ट डिवीज़न आता है हम लोग का द्वीप समूह, आइसलैंड ग्रुप। तो द्वीप समूह की अगर बात करें तो भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। एक बंगाल की खाड़ी में है और एक अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार, ठीक है, और अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप और मिनिकोई। लक्षद्वीप ही प्रमुख है। ये दोनों द्वीप समूह जो है वो इसमें ज्वालामुखी द्वीप भी हैं, जैसे कि बैरन आइसलैंड है, और प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ भी है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हम लोग को दिखने को मिलता है। बहुत डाइवर्स एरिया है, ये भी अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए रिच एरिया है ये दोनों आइसलैंड ग्रुप। तो इन्हीं 6 भागों के कारण भारत की जो विविधता है वो भाषा, धर्म के अलावा भौतिक विविधता में भी भारत अविश्वसनीय भौतिक विविधता वाला देश बना हुआ है। तो यही था भारत के 6 भौतिक विभाजन, जिसमें हम लोगों ने एक एक भौतिक विभाजन को समझा और उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया। थैंक यू।